प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने जो रेस्पॉन्स दिखाया है वह बहुत ही सराहनीय है। आपके रेस्पॉन्स की वजह से ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों इसी चैनल पर नियमित तौर पर आपको 9th 10th 11th 12th इससे जुड़े हुए वीडियोस पीडीएफ अभ्युदय बैच पर उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए बच्चों फिर इस कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की पहले क्वेश्चंस को। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बात की गई है वास्तविक संख्या एवं विभाज्यता के रूल से, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है संख्या, है ना? प्राकृतिक संख्या या वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ देखिए वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कहाँ प्रकट होती हैं? संख्या रेखा पर प्रकट होती हैं, संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। ठीक है ना? इनमें क्या क्या रहेगा? इनमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। साथ ही साथ यहाँ हम और भी संख्याओं को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सम संख्या। ठीक है ना बच्चों? और विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यह सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? यह सारी संख्याएं बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। इस चैप्टर में हमें इन्हीं सभी संख्याओं का अध्ययन करना है। हमें यह समझना है कि किन संख्याओं को हम सम संख्या में रखेंगे, किन को विषम में, और कौन सी भी संख्या है जिन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? किन्हें भाज्य, किन्हें सहभाज्य कहा जाता है। इन संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें दिया गया है बच्चों प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या में बच्चों वे संख्याएं आती हैं जो सीधे प्रकृति प्रदत्त है, मतलब जो ना सबसे प्राचीन संख्याएं हैं। ठीक है? इसके अंतर्गत हम किन संख्याओं को रखते हैं? इनके अंतर्गत आने वाली संख्याएं 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। यह सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना बच्चों? इनके बाद दूसरे नंबर पर आता है, अगर हमसे यहाँ पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। कैसी हैं प्यारे बच्चों? प्रकृति प्रदत्त हैं। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं कहाँ आएंगी? उन सभी संख्याओं को बच्चों हम रखेंगे प्राकृत संख्या में। अब प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं रख सकते हैं? तो बच्चों यहाँ एक से शुरू किया जाएगा, 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? इनके बाद दूसरी परिभाषा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो जब बच्चों हम प्राकृत संख्याओं में किन्हें ऐड कर दें, जैसे ही बच्चों हम प्राकृत संख्या में जीरो और ऐड कर देते हैं, यह कंप्लीट संख्या क्या कहलाती है? यह संख्या बच्चों कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है ना? यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख पाएंगे कि वे संख्या जो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्या हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है ना बच्चों? उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम ना संख्या रेखा पर लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों? पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे यह एक संख्या रेखा की लाइन है। ठीक है ना? यह क्या है? संख्या रेखा की लाइन। यहाँ कहीं है जीरो,
और इस ओर पॉजिटिव वैल्यू +1 +2 और +3, ऐसे ही डॉट 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 प्लस अनंत। दूसरी तरफ है -1 -2, ठीक है ना बच्चों, -3 और माइनस अनंत। तो यह कंप्लीट संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों, ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याओं को हम दो रूप में पढ़ेंगे बच्चों। पूर्णांक संख्या ना दो रूप में पढ़ी जाएंगी। कौन से दो रूप में, तो पहला होगा धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या कहलाएगा बच्चों, पहला कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। और दूसरी कौन सी होगी, तो दूसरी होगी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। दूसरी कौन सी होगी, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए इनके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, जिन्हें हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, जिनको के रूप में लिखा जाए। के रूप मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। जहां पूर्णांक हो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2, 3/5 और 7 है तो 7 के बटे में 1 लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हम किन्हें लिखेंगे, ऐसी संख्या जो किस रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में। और साथ ही साथ इनके अंशवा, इनके अंशवा हर का HCF क्या होना चाहिए, तो देखिए बच्चों इनके अंशवा हर का HCF होना चाहिए 1। अगर ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे बच्चों, उन संख्याओं को हम रखेंगे परिमेय संख्या में, ठीक है ना। हम यहाँ लिख पाएंगे, जैसे कहीं लिखा 1/2, इन दोनों का जो HCF है वह कितना मिलेगा, HCF प्राप्त होगा बच्चों 1। और यह संख्या क्या कहलाएगी, यह संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या, ठीक है ना बच्चों। परिमेय संख्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम कि अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। वह संख्या जिसे किस रूप में ना लिख पाए हम, जैसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पूर्णांक हो और जिसका दशमलव विस्तार अनंत हो या आवृत्ति हो, वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कोई संख्या है 2/3, ठीक है ना। अब यह p बटे q के रूप में तो है, किस रूप में है, p बटे q के रूप में है, ठीक है ना। पर यहाँ क्या है, अगर हम इसी संख्या को लिख लें 3 और ऊपर 2 और हम यहाँ भाग दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पुनरावृत्ति होती जाएगी, ठीक है ना। अनंत अनंत वैल्यू प्राप्त होती रहेंगी। इस कारण इस संख्या को अगर हम इस रूप में लिख लेते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे बच्चों अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अगर हम परिभाषा को देखकर चले तो परिभाषा में क्या लिखा है कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, ठीक है ना। किसके रूप में ना हो, p बटे q के रूप में ना हो। अगर कोई संख्या है √2, ये p बटे q के रूप में तो है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना बच्चों। इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर कहीं कोई संख्या है 1/√2, इसे भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो देखिए बच्चों अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा ना बच्चों, वह सदैव क्या प्राप्त होगा, वह सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस कारण हम ऐसी संख्या को भी कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे अपरिमेय संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह अनंत या आवृत्ति क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। जब किसी हर के द्वारा, कोई हर है और हर के द्वारा अंश में भाग दिया जाए, ठीक है ना बच्चों। कहाँ, अंश में, अंश में भाग दे और शेषफल पुनरावृत्ति करता है। शेषफल क्या कर दे बच्चों,
पुनरावृत्ति करे, ठीक है। जब शेषफल पुनरावृत्ति करेगा तो भागफल भी पुनरावृत्ति करेगा। जिस कारण यह कैसा हो जाएगा, यह अशांत दशमलव निरूपित करेगा, ठीक है ना बच्चों। यह कैसा दशमलव निरूपित करेगा, अशांत। और जब अशांत दशमलव निरूपित करेगा तो वह संख्या निश्चित ही क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए यहाँ लिखा है वह संख्या जो संख्या रेखा पर पाई जाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हैं। जैसे यहाँ बात की गई है 5, 0, 2, इसे हम एक बार और देख चुके हैं ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि परिमेय, अपरिमेय और सम, विषम, इन सभी संख्याओं को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, हम इन्हें रखेंगे वास्तविक संख्याओं में। कहाँ रखेंगे बच्चों, वास्तविक संख्याओं में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परिभाषा की ओर। तो देखिए अगली परिभाषा में क्या है कि अभाज्य संख्या क्या, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। यहाँ एक बात और लिखनी होगी कि एक को छोड़कर, ठीक है ना बच्चों, एक को छोड़कर ही हम काउंट करेंगे अभाज्य संख्याएं। अब जैसे 2 है तो 2 किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। 3 3 से विभाजित है। 5 5 से विभाजित है। यह सारी संख्याएं स्वयं से विभाजित है। इसी कारण यह क्या कहलाएंगी, यह सभी संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्या, ठीक है ना बच्चों। अभाज्य संख्या की परिभाषा में हम क्या पढ़ सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, जो किससे विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सम संख्या, इवन नंबर। तो वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। और जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, अब जैसे कहीं लिखा है कि 2, 2 भी तो 2 से विभाज्य है, पर 2 को तो हम ऊपर कहाँ पढ़ के आए हैं, ऊपर हमने पढ़ा है कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब अगर अभाज्य संख्या है तो फिर सम नहीं होगी, है ना। तो बच्चों संख्या पद्धति में 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए सम संख्या भी क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम विषम संख्या। क्या देखेंगे बच्चों, विषम संख्या या ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। मतलब अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, अगर कोई संख्या है और वह किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे सम संख्या, ठीक है ना। अगर वह 2 से विभाजित है, और अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है तब क्या कहेंगे। तो देखिए अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अन्य संख्याओं से विभाजित है, तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे, विषम संख्या, ठीक है ना बच्चों। हमें पता चल चुका कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यह सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, यह सारी संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्या, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगली परिभाषा क्या है, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो क्या लिखा है कि 2 संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका महत्तम समावर्त कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। मतलब अगर कहीं कोई संख्या लिखी है 8 और लिखा है 4, तो यह सहभाज्य होंगी क्या, जी बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 8 और 4 का HCF हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या निकालना है कि ऐसी संख्याएं, मानो यहाँ संख्या लिखा है 8 और 7, इन्हें हम कहाँ रखेंगे,
इन्हें हम रखेंगे सहभाज्य। ठीक है ना, यह सहभाज्य नहीं होंगी, जबकि इनका HCF क्या है, इनका HCF है बच्चा 1, और इसी कारण यह क्या होगी, यह सहभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक नोट दिया गया है, ध्यान दें। क्या नोट है, कि सहभाज्य होना जरूरी नहीं है कि दोनों कैसी संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो। बस क्या जरूरी है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं। मानिए यहाँ कोई संख्या लिख रखी है 15, और आगे कोई संख्या लिख रखी है, क्या लिख रखी है बच्चों, यहाँ लिख रखी है 16, और यहाँ लिख रखी है 15। अब 16 को हम कहाँ रखेंगे, इसे हम सम में रखेंगे, जबकि 15 को हम कहाँ रखेंगे, इसे हम विषम में रखेंगे। ठीक है ना, पर इन दोनों संख्याओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सहभाज्य संख्या। ठीक है ना बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा, सहभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसे तो एक बार कर ही चुके हैं, इसके आगे चले। आगे क्या है कि सहभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए दो संख्याएं जो सह अभाज्य कहलाती है ना, कौन सी दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं, यदि उनका महात्तम क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, अर्थात दोनों संख्याएं किसी भी सामान्य भाजक से विभाजित ना हो। मतलब यहाँ संख्या लिखी है 8 और 15। अब 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वह 2 से होगा, या वह 4 से होगा, या वह स्वयं 8 से होगा। जबकि 15 को जब हम डिवाइड करेंगे, यह 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्याएं बच्चों कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन करने से पहले विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा दो से विभाज्यता के नियम। तो दो से विभाज्यता के नियम में क्या है, देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई स्थान, किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई स्थान क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई अंक है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना बच्चों, अब जैसे यहाँ लिख रखा है 246, तो अंतिम अंक क्या है, 6 है। 6 ना 2 से विभाजित है, इसी कारण यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना, यहाँ मैं कोई संख्या लिखूं 2, 3, 5, अब इकाई अंक क्या है, 5 है, ऊपर मिलाएंगे हम 0, 2, 4 और 6 और 8। यहाँ कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना बच्चों, यह 2 से क्या नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता में क्या है बच्चों, यहाँ कहा गया है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो बच्चों, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए जैसे यहाँ लिखा है 123, इसे लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा 123, डिजिट जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो 123 3 से विभाजित होंगे। ऐसे ही मानिए यहाँ कोई संख्या है 3 4 3, ठीक है ना, जोड़ते हैं 3 + 4 + 3, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 3 से विभाजित है क्या, जी नहीं, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, यह हो चुकी हमारी 3 की विभाज्यता। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे पूछा गया है 4 से विभाज्यता। आगे क्या बताया जा रहा है कि 4 से विभाज्यता क्या है, देखिए क्या लिख कर दिया गया है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या
क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, किससे विभाजित हो बच्चा, 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए एक संख्या लिखी है 224, क्या देखना है हमें, हमें देखना है 2 अंक, तो हमने पीछे से ये 2 अंक उठाए, ठीक है ना। अब इन 2 अंक को हम हल करेंगे, तो 24 बच्चा, 24 को 4 से भाग देंगे बेटा हम, 4 6 24, भाग चला गया, अर्थात 224 4 से विभाजित है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं कोई संख्या लिखी है 220, ठीक है, तो हम यहाँ ये देखें 20 विभाजित है, बिल्कुल है विभाजित, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखना है, हमें देखना है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है, या क्या होना चाहिए बच्चों, या होना चाहिए बेटा इकाई व दहाई, या इकाई व दहाई कैसे हो, 2 जीरो हो, है ना, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 300 और मैंने ट्राई किया 4 से विभाजित है, 4 7 जा 28, 4 7 28, 2 4 पंचे 20, क्यों विभाजित है, विभाजित होने का कारण कि इकाई और दहाई में 2 जीरो हैं, ठीक है ना। चलिए 4 की विभाज्यता पूरी हुई। अब हम बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता की। क्या लिख के दिया गया कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मानिए कोई संख्या है 20, पीछे क्या है 0 है, तो यह किससे विभाजित है, 5 से, और किससे विभाजित है, 2 से, और किससे विभाजित है, 4 से। जरूरी नहीं है कि एक संख्या एक ही अंक से विभाजित हो, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ कोई संख्या लिखा है 75, तो यह सबसे पहले किससे विभाजित है, लास्ट में 5 है तो 5 से, फिर हम जोड़ के देखेंगे, क्या करेंगे, 7 + 5 इक्वल कितने आए, 12, 12 3 से विभाजित है, तो यह विभाजित होगी, ठीक है ना। यह हो चुकी 5 से विभाज्यता। चलिए आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता। अब यहाँ 6 से विभाज्यता क्यों छोड़ दी गई है, उसका रीजन बता दूं आपको। देखिए ऐसे विभाज्यता छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, जब भी हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी 2 गुणा 3, तो नो डाउट फिर हम क्या कह सकते हैं कि 6 की विभाज्यता में 2 से विभाज्यता के रूल और 3 से विभाज्यता के रूल को अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ 6 लिख रखा है, अब 6 ना 2 से भी विभाजित है और 6 3 से भी विभाजित है, तो 6 पर ये दोनों स्थितियां लागू होंगी। अर्थात अगर इकाई अंक, क्या इकाई अंक क्या हो, अगर हो 0 2 4 6 8, तब 6 से विभाजित है, या अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग हो 3 से विभाजित, ठीक है ना बच्चों, किससे विभाजित हो, 3 से, तब भी किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, ठीक है। इसीलिए 6 की विभाज्यता को अलग से नहीं लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 7 की विभाज्यता। इसे ध्यान से समझना होगा, अन्य विभाज्यता रूल की अपेक्षा यह थोड़ा सा कठिन है। क्या लिख के दिया गया है, किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटा दें, यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, यही तो है। चलिए देखते हैं कैसे है। देखिए यहाँ यह लिख कर दे रहे हैं कि कोई संख्या है, मानिए संख्या है 207, क्या है संख्या 207 है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख कर दिया गया है कि अंतिम अंक को दोगुना करिए। चलिए पहले मैंने लिखे 20, फिर माइनस लगाया, अंतिम अंक में कितने हैं, 7 हैं, 7 को दोगुना किया, 7 दूनी 7 दूनी 14, यही हुआ ना। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे इसे देखेंगे, जैसे ही मैंने इसे घटाया यहाँ से, इसे यहाँ से घटाया तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, हमें संख्या प्राप्त हुई
अब 6 में 7 का भाग पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं, तो हटाइए इसे। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या में क्या है, यहाँ इसे हटा देंगे, ठीक है ना। अगली संख्या में क्या है, 203। चलिए 203 को करके देखते हैं। 203, ठीक है ना बच्चों। 203 में मैंने 20 लिखा, यहाँ 3 को डबल किया, माइनस 3 दूनी 6, 20 में से 6 गए, कितने आए, 14। 14 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 203 7 से विभाजित है। करना क्या है, करना यह है कि कोई भी संख्या है, मानिए यहाँ कोई संख्या है 3 4 3, मतलब 343। सबसे पहले इकाई अंक उठाएंगे, ठीक है ना, फिर बची हुई संख्या को लिखेंगे और इकाई अंक को डबल कर देंगे। 3 दूनी 6, 34 में से 6 गए, कितने मिलेंगे, 28, और 28 किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है 8 से विभाजित है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, क्या लिख कर दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, देखिए हमें थोड़ा सा पीछे रिवर्स होकर समझना होगा कि अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है 624, और मैंने पीछे के 2 डिजिट लिए, मतलब यह किसका रूल है, यह है 4 की विभाज्यता का रूल, ठीक है ना। इसका रूल है 4 की विभाज्यता, ठीक है। यहाँ इसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, 1256, पीछे से 3 डिजिट लिए हैं, मतलब 256 लिए जाएंगे, और 256 को 8 से भाग दिया जाएगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, चला गया, मतलब 256 8 से विभाजित है, ठीक है ना। इसे ऐसे हल किया जाए, ठीक है। एक और रूल तो यहाँ मैं लिख दूं कि अगर किसी संख्या का इकाई, कॉमा, दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना बच्चा, क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा 0 है, तो वह संख्या तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है ना, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विभाज्यता की ओर। अगले में क्या है, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता बिल्कुल बराबर है ना। वहां क्या दिया गया था कि यदि अंकों का योग, क्या दिया गया था, अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित, यही तो है 3 की विभाज्यता, विभाज्य हो, ठीक है ना, तो वह 3 से विभाजित होगा। जबकि यहाँ 9 से विभाज्यता में भी इसे ही रिपीट करना है, क्या लिखना है कि अंकों का योग, अब की बार 3 से नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 9 की विभाज्यता, तो अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, ठीक है ना। किससे विभाजित हो बच्चों, 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या 9 से विभाज्य रहेगी, ठीक है ना, वह संख्या 9 से विभाज्य रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ फिर 11 की विभाज्यता है, 10 नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तो देखिए 10 की विभाज्यता में ना 2 और 5 यही होते हैं 10 के फैक्टर, तो मतलब 2 की विभाज्यता के नियम लगाएंगे और 5 की विभाज्यता के नियम लगाएंगे, जिनमें यह दोनों नियम अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से, 2 और 5 वाले। वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या होगी 10 से विभाजित, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11 से विभाज्यता में क्या है, यदि किसी संख्या में विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर, क्या अंतर, मतलब घटाना 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, तो वह संख्या कहलाएगी बच्चा 11 से विभाज्य, ठीक है ना। वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए जैसे इन्होंने एक संख्या एग्जाम्पल में लिख के दी,
चलिए पहले उसी संख्या को हल करते हैं, फिर एक संख्या और रखेंगे और यह देखेंगे कि उस संख्या पर भी रूल अलाउ होगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा। जैसे कि संख्या है 2 7 2 8। नियम क्या कह रहा है? 11 से विभाज्यता के नियम में कहा गया है यदि किसी संख्या में विषम स्थान, विषम मतलब 1 3, यही होगा ना विषम, 1 और 3, ठीक है ना बच्चों। और सम क्या होगा? सम की भी बात कर ली जाए तो देखिए सम क्या हो, सम होंगे 7 और 8, यही होंगे ना। चलिए जोड़ते हैं, 2 + 2 बराबर 4 और 7 + 8 बराबर 15। अब 15 में से 4 माइनस करो, क्या मिला? 11। मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? यह कंप्लीट संख्या विभाजित है 11 से, ठीक है ना। एक और संख्या लिख लेता हूँ, 1 3 3 1, यहाँ भी 1 3, मतलब हम जोड़ेंगे 1 + 3, ठीक है। कितने मिले? 4 मिले। यह तो हो गए कौन से अंक? सम, विषम अंक। अब सम अंकों की बात, 2 और 4, ठीक है ना। तो 3 + 1, यह भी कितने मिले? 4। तो क्या लिखेंगे? 4 - 4 बराबर 0। चलिए एक बार परिभाषा फिर से पढ़ते हैं, नियम फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या में विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर, क्या अंतर कितना है? 0 और 11 है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को ये परिभाषाएं ना, ये नियम समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिख रखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह बहुत बार किसमें पूछा जाता है? एमसीक्यू में पूछी जाती है। चलिए देखिए क्या पूछा जाना है। वह प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी है या तो स्वयं एक अभाज्य संख्या होती है अथवा उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है। अद्वितीय का अर्थ क्या है? कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर भी वही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ ये बात की जा रही है कि कोई भी एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। मानिए मैंने लिख लिया यहाँ से संख्या ले ली बेटा 15। क्या ले लिया? 15 ले ली, है ना। संख्या क्या हो गई? 15। अब 15 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 5। अब आप ये बताइए 3 क्या है? 3 अभाज्य है। 5 क्या है? 5 अभाज्य है। बस यही बात की जा रही है कि अंक गणित की प्रमेय में क्या होगा? किनका गुणनफल प्राप्त होगा? हमें गुणनफल प्राप्त होगा अभाज्य संख्याओं का। यहाँ आप कोई सम संख्या ले लीजिए, माने आपने ले ली 8, तो आपने किया 2 चौको 8, 2 × 4, 2 एकम 2। जब भी फैक्टर क्या मिलेंगे? 2 × 2 × 2, तीनों ही 2 क्या है? अभाज्य हैं, ठीक है। यही यहाँ समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात की गई है जिनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। सबसे पहले बात की गई है HCF, इसकी बच्चों HCF की, महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। इन्हीं की बात की। चलिए देखते हैं क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं, क्या परिभाषा है। क्योंकि जब तक हमें इनकी परिभाषा से इन्हें नहीं समझ पाएंगे ना तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा कठिन होगा। चलिए देखते हैं। किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा, ठीक है ना बच्चों, सबसे बड़ा मान या सबसे बड़ी संख्या जो उन सबको विभाजित करती हो, वही संख्या क्या कहलाएगी? उनका महत्तम समावर्तक कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि HCF मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, है ना। सीधे सीधे हम यह भी कह सकते हैं। मानिए आपको दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 18। कौन सी दो संख्याएं दी गई हैं? 12 और 18। तो देखिए पहले 12 के फैक्टर लिखेंगे
तो 2 × 2 × 3 हो गया। फिर लिखेंगे हम 18 के फैक्टर, तो 2 × 3 × 3। चलिए अब एक बार परिभाषा दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है परिभाषा में? परिभाषा में कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या ये रही दो, यहाँ हम चाहें तो एक और संख्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मानिए मैंने लिख लिया 8, ठीक है। 2 × 2 × 2 हो सकता है ना। ऐसे ही हम यहाँ कितनी भी संख्या बढ़ा पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? वह संख्या महत्तम समावर्तक संख्या या HCF कहलाती है। कौन सी संख्या? जो सबसे बड़ी हो और जो सभी को विभाजित कर रही हो। जैसे देखिए यहाँ सब में कॉमन संख्या कौन सी? यही है सबसे बड़ी कॉमन संख्या। क्या है? 2। यह 2 ना 12 को भी विभाजित करेंगे, 18 को भी करेंगे और 8 को भी करेंगे, ठीक है। तो यही स्थिति क्या कहलाएगी? अब हम कह पाएंगे कि 12, 18 और 8 का जो HCF है हमें वो कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है लघुत्तम समावर्त, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं। किसी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटी संख्या, इनकी सबसे छोटी संख्या जो है उन सब का गुणज हो, वह संख्या उनकी क्या कहलाती है? LCM कहलाती है। कैसे? यहाँ सरल शब्दों में लिख दिया गया है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए जैसे यहाँ कोई संख्या लिखी है 12 और यहाँ कोई संख्या लिखी है 18। पहले मैंने 12 को सॉल्व किया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ लिखा मैंने 2 निम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें? 2 × 2 × 3। और 18 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें? 2 × 3 × 3। इनमें सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखें। बात LCM की कर रहे हैं बच्चों, है ना। बेटा यहाँ केवल LCM की बात हो रही है, नहीं तो आप HCF की तरफ बढ़ जाए। तो जो कॉमन फैक्टर मिला है ना, जो कॉमन मल्टीपल मिला है उसे पहले लिखो 2, फिर 2, फिर 3। यहाँ एक 3 भी कॉमन है, तो एक बार और किसे लिख लेंगे? 3। चलिए 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हुआ? 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, या 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया। ऐसे ही LCM निकाले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली से जुड़े हुए प्रश्नों की। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो विभाज्यता हम पढ़ के आए हैं उनका यहाँ बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है बच्चों, ठीक है ना। चलिए पहली संख्या लिखी हमने 140। अब 2 से विभाज्यता में क्या था? यदि इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लिखते हैं 2, 2 7 14, 0 फिर से 0 है तो फिर 2 से विभाजित, 2 तिया 6, 1 यहाँ 2 पंचे 10। अब 5 है तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं। 5 और 3 को जोड़ के देखेंगे क्या आएगा? 8। 8 3 से विभाजित है? नहीं है, हटाइए। 4, 4 से भी नहीं है। फिर 5 लिखा है तो 5 से विभाजित है। 5 सत्ते 35 और यहाँ 7 एकम, तो हमें क्या मिले? अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। मतलब लिख पाएंगे 140 बराबर 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 1। यह मिल चुके हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब यह 156 आप लोग कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको 38 25। चलिए देखिए कैसे किया जाएगा। कोई भी संख्या पहले 2 से ट्राई करते हैं। इकाई अंक 5 है तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। 3 से देखते हैं, 8 3 11, 2 13, 13 और 5, 5 2 7, 7 और 8 5 15, 15 3 18, मतलब 3 से विभाजित है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ गए, 3 सत्ते 21, तो पंचे 15। चलिए आगे बढ़े। 7 2 9 1 10 5 15, फिर 3 से विभाजित है, ठीक है हो गया।
3 चौको 12, दूनी 6, तो 5 15, 4 2 6 5 11। अब यह 3 से विभाजित नहीं, तो 5 से करेंगे। 5 8 40, 5 25। फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एक 17 एकम 17। तो यह मिल चुके हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड। लिख लें 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। चलिए 38 25 बराबर 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 गुणा 17 पे घात 1 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? अगले क्वेश्चन में दे रहे हैं 5005। यही वैल्यू है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं इसे करके, है ना। क्या है? 5005। 5 5 10 3 से विभाजित नहीं है, पर लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित तो हो ही रहा है। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब यह संख्या 5 से भी विभाजित नहीं है, तो फिर हम चलते हैं 7 की विभाज्यता की, है ना। 7 की विभाज्यता में क्या है? 7 की विभाज्यता में है कि हम इकाई अंक लेंगे। पहले यहाँ लिखा मैंने 100। इकाई अंक लेंगे और उसे डबल करेंगे। 1 के डबल 2, और 100 में से 2 घटाएंगे 98। अब 98 क्या 7 से डिविजिबल है? अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं ना। देखिए कैसे। 7 एकम 7, 2 7 चौको 28 बिल्कुल है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 तिया 21 हो गया 143। अब 143 को यहाँ लिखते हैं 1 4 3, ठीक है। 14, 3 को डबल करेंगे, 3 दूनी 6, 14 में से 6 गए 8, मतलब 7 से भी विभाजित नहीं। तो फिर सीधे चलेंगे हम 13। 13 एकम 13, 13 एकम 13। उससे पहले हम यहाँ इसे 11 से विभाजित कर पाएंगे ना। कर पाएंगे कि नहीं? चलिए तो पहले किससे कर देंगे? 11 से। हमेशा छोटी वैल्यू से पहले करेंगे, उसके बाद बड़ी वैल्यू की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए 11 एकम 11, 11 तिया 33, यहाँ 13 एकम 13 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, मतलब 5 पे घात 1, 7 पे घात 1, 11 पे घात 1 और 13 पे घात 1। यह हो चुका हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। 74 29। तो देखते हैं 74 29 को कैसे किया जाएगा। चलिए 7 4 2 9, ठीक है। 7 4 11, 11 2 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 9 3 12 22, 3 से विभाजित नहीं। लास्ट में 9 है, 5 से हो नहीं पाएगा। 7 4 2, 9 के डबल, 9 दूनी 18, 12 में से 8 जाएंगे 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 7, यह भी डिविजिबल नहीं है। अब 11, तो 7 2 9, 9 4 13, 13 में से 9 गए 4, यह भी नहीं है। 13 से, 13 से हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं 13 से, है ना। 13 से इसे डिवाइड करके ट्राई करते हैं। 13 और वैल्यू क्या है? 7 4 2 9, 13 पंचे 65, यहाँ 9 मिल गए। 13 सत्ते 91, यहाँ भी नहीं बनी बात। तो फिर ना 13 से नहीं होगा, फिर तो सीधी एक ही वैल्यू बच रही है, कौन सी? 17। 17 से ट्राई करेंगे। क्या वैल्यू है? 74 29, ठीक है ना। 17 चुको 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6, 68। घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, खत्म। ये यहाँ 2, 17 तिया 51, है ना। 2 में से 1, यहाँ 1, 17 सत्ते 119। चलिए तो मिल चुका। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखे जाएंगे 17 और बची वैल्यू में क्या लिखेंगे? 400, ठीक है ना। चलिए अब 17 से दोबारा करके देखें, पॉसिबल तो नहीं है।
एक बार ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। 17 दूनी 34, 9। जी नहीं, नहीं होगा, हटाइए इसे। ठीक है, अब जब 17 से नहीं होगा तो अगली वैल्यू की ओर बढ़ जाएंगे। अगली वैल्यू क्या आएगी 17 के बाद बच्चों? 17 के बाद लिखेंगे हम 19। क्या लिखेंगे? 19। चलिए, फिर 19 से विभाजित करके देखते हैं इसे, ठीक है ना? 19 से है या नहीं? चलिए करते हैं। वैल्यू क्या है? 437 भागित कितने से? 19। 19 दूनी 38। यहाँ 5 7 19 दिया तो हो चुके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 19। और यहाँ क्या आ जाएगा? 57 57। सॉरी, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा, देखिए, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे 19 दूनी 38, है ना? यही तो हुआ, बचे 57। तो 19 दिया 57, और इसे किससे कैंसल आउट करेंगे? 23 से कम 23। चलिए इसके गुणनखंड लिखें, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, अभाज्य गुणनखंड वाले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर जांच करके ट्राई करें। पहले को ही देखते हैं। पहले क्वेश्चन में वैल्यू क्या है? 26 व 91। चलिए, फिर पहले फैक्टर होते हैं 26 के। 2 एकम 2, द्वितीय 6, 13 एकम 13, फिर 91। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 26 व 91 का एचसीएफ क्या मिला आपको? एचसीएफ बेटा मिल जाएगा आपको 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13, पेयर बना 13 का, और आंसर मिल गया 13। ठीक है ना? चलिए अब इनकी बात करते हैं एलसीएम। तो देखिए 26 91, 2, यहाँ 13, यहाँ 91, फिर 7, यहाँ 13, यहाँ भी 13। ठीक है, और 13 एकम 13। वैल्यू क्या मिली? वैल्यू मिली 13 गुणा 14। चलिए गुणा करते हैं। 14, 13 चौको 52 हासिल, 5 13 एकम 13, 5 18, 14 तिया 42, 14 4 18, 182। अब करनी है हमें जांच। क्या करनी है बच्चों? जांच। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, जांच। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में लिख रखा है संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। यही है। तो संख्याओं के गुणनफल में हम वैल्यू लगाएंगे क्या? 26 गुणा 91 बराबर, दूसरी ओर वैल्यू क्या मिलेगी हमें? दूसरी ओर वैल्यू है एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम कितना है? 182। इनके आपस में गुणा कर लेंगे, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि देखिए 26 गुणा 91, इन्हें तो आप आसानी से कर ही पाएंगे। जब एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा? एलएचएस बराबर आ जाएगा आरएचएस, मतलब क्वेश्चन की जांच पूर्ण हुई। ठीक है ना? तो आप इसे पूर्ण रूप में लिख पाएंगे। चलिए इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे बिल्कुल, इसी मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं यहाँ क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए जैसे यहाँ संख्या है 12, 15 और 21। ठीक है, यही संख्या तो है ना? चलिए इन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ क्या? एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। देखिए
2 छक्के 12, 15, 21, फिर 2 तिया 6, 15, 21, इसके बाद 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, और 5 एकम 5, 7, फिर 7 एकम 7। तो एलसीएम में जो वैल्यू मिली उसे लिख लेंगे हम यहाँ। एलसीएम क्या मिला हमें? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 गुणा 3, 14 तिया 42, 420। यानी हमें हमारे एलसीएम में क्या मिल जाएगा? 420 मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ कि एलसीएफ कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम 12 के फैक्टर यहाँ लिख लेते। छोटी वैल्यू है तो डायरेक्ट फैक्टर लिख पाएंगे, 2 दूनी 4 या 12, ठीक है ना। अगली वैल्यू में है 15, 3 गुणा 5, और उसकी अगली वैल्यू में है 21, मतलब 3 गुणा 7। तो हमें यह मिल चुकी है हमारे एचसीएफ की वैल्यू। क्या मिला लिख देंगे, 12, 15, 21 का एचसीएफ बराबर कितना मिला? 3। ठीक है बेटा, हो चुका। एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। इन बचे हुए क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब जैसे कि यही एक क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ दिया जा रहा है कितना? 9, और दो संख्याएं दी जा रही हैं। तो देखिए जो वैल्यू दी गई है उसे पहले लिखते हैं। दिया है एचसीएफ, ठीक है ना। कितना है एचसीएफ? 9। साथ ही साथ पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? तो हम लिखेंगे पहली संख्या को हम ए से डिनोट करेंगे। ए इक्वल क्या हो जाएगी? 306। ऐसे ही लिखेंगे हम दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या भी इक्वल कितने हैं? 657, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है? हमें निकालना है भाई एलसीएम निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है बात कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है ना बच्चों। चलिए पहली संख्या की जगह 306 गुणा दूसरी की जगह 657, एलसीएम की जगह एलसीएम पर एचसीएफ की जगह कितने आएंगे? 9 बटे में 1। तो ये 9 जाएंगे नीचे, ठीक है। तो लिखें हम 306 गुणा 657 और अपॉन में 9 बराबर में क्या है? एल सी एम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, 6 3 9 कट जाएंगे, 9 तिया 27, 3 यहाँ गए, 9 चुको 36, यह है कैंसिल। तो हमें एलसीएम क्या मिला? एलसीएम में वैल्यू मिली 657 गुणा 34। गुणा आप कर लेंगे और आसानी से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए फिर से एक बार बता दूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली संख्या 306 थी, लिख ली। दूसरी संख्या 657 थी, ठीक है ना बच्चों। दूसरी संख्या क्या थी? 657। देखिए पहली, सबसे पहले एचसीएफ था, फिर पहली संख्या 306 थी, दूसरी संख्या 657 थी। क्या फाइंड करना था? एलसीएम। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम, ठीक है। पहली संख्या की जगह 306, दूसरे की जगह 657, एलसीएम गुणा 9, 9 यहाँ अपॉन में आ जाएंगे, 9 से काटे मिले 34, 34 गुणा 657, हमें हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो बच्चा इस क्वेश्चन के साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस चैनल पे ना ये वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। और इन वीडियो को आपको और अच्छे तरह से विथ पीडीएफ इनके साथ देखना है तो
चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जैसे सभी को जानकारी मिले कि आपके क्षेत्र विशेष में भी शिक्षा से जुड़े ऑनलाइन काम शुरू हो चुके हैं, जहाँ से आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, उज्जवल शिक्षा प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या, यह ना क्या लिखा होगा, यह लिखा होगा बच्चों 6 पे घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या तभी शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है जब उसका गुणनफल, जब उसका गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए बेटा, जब उसका गुणनफल प्राप्त हो जाए 2 गुणा 5 के रूप। ठीक है ना, इसे ध्यान से समझ लेना। जब गुणनफल 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होगा तो वह संख्या अपना इकाई अंक क्या देगी, शून्य देगी। ठीक है ना, जबकि हमारे पास जो संख्या है, पर दी हुई संख्या क्या है, देखिए दी हुई संख्या कितनी है, दी हुई संख्या है 6, जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड या गुणनफल क्या है, यहाँ इसे हटाइए या गुणनखंड ही लिखो। ठीक है ना बच्चों, गुणनखंड कितने हो गुणनखंड, तो यहाँ दी हुई संख्या 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। इसी कारण क्या हो जाएगा, इसी कारण इस संख्या से इकाई अंक शून्य प्राप्त नहीं हो। ठीक है ना, इकाई अंक कब शून्य प्राप्त होगा, जब गुणनखंड क्या हो, जब गुणनखंड हो जाए 2 गुणा 5 के रूप में। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसे अलग ना क्रमिक रूप से लिख देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यह आपको अलग क्रमिक रूप से लिख देता हूं, जिससे यह आपको समझ आ जाए कि कब संख्या का इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा और कब इकाई अंक शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ संख्या लिखी है 6 पे घात n, और हमें लिखना होगा, हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या मिल जाए, तो देखिए बच्चों, जिसका गुणनखंड आपको मिल जाए 2 गुणा 5 के रूप, 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त हो, तो वह संख्या अपना इकाई अंक, अपना इकाई अंक क्या देगी हमें, इकाई अंक शून्य प्रदान करती है, क्या शून्य प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, जबकि क्वेश्चन में है बेटा 6, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 से तो इकाई अंक प्राप्त नहीं होगा, तो इसी कारण इकाई अंक कैसा प्राप्त नहीं होगा, इकाई अंक शून्य प्राप्त नहीं। ठीक है ना बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन को 18 मिनट लगते और एक बस को 15 मिनट लगते हैं, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, शुरू होते हैं, तो दोनों फिर से एक साथ कब मिलेंगे, इसके लिए न्यूनतम समावर्त्य क्या, एलसीएम निकाल, क्या निकालना है, एलसीएम। सरल क्वेश्चन है, आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए पहले पहली ट्रेन क्या लिख लें समय, यहाँ लिखें पहली ट्रेन को लगने वाला समय, ठीक है ना, कितना है, 18 मिनट। और दूसरी ट्रेन को लगने वाला समय, तो दूसरी ट्रेन को कितना समय लगेगा, यह लगेगा 15। अब ना इनका न्यूनतम समय प्राप्त करना है जब ये दोनों मिल जाए। तो देखिए 18 और 15, 2 निम्न 18, यहाँ 15 सीधे, फिर 3 त्रिका 9, 15 सीधे, फिर 3, देखिए 2, 18 और 15, 2 निम्न 18 सीधे 15, आगे बढ़ेंगे 3 त्रिका 9, तिपंचे 15, और आगे जाएंगे 3 एकम 3 और 5 के 5, यहाँ 5 एकम 5। तो हम लिख पाएंगे कि 18 व 15 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है ना, क्या मिले हमें, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, हमें मिल चुकी वैल्यू 90। क्या मिलेगी कि दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी एक दूसरे से, दोनों ट्रेनें 90 मिनट, ठीक है, वापस कब आएंगी, 90 मिनट, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक, और कल आपको इसी यूनिट की अगले चैप्टर यानी यूनिट का 1.2 जो चैप्टर है, जहां बात की गई है कि संख्याएं अपरिमेय हैं सिद्ध करना है, उन क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।